Hello everyone, welcome to the education world. वेलकम टू योर क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि अब हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट के रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रीवियस लेक्चर्स में उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और आज जो हम सेशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपके एग्जामिनेशंस हैं वो टर्म बेसिस पे हैं, आपके जो क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव कवर किया जाएगा। तो इसीलिए हमने जो कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं आज हम उनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चा जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने, प्लीज उन लेक्चर्स को एक बार देख लिया जाए, उसके बाद में आप फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में पहले आप आंसर सोचोगे, देन व्हेन आई विल आंसर तो आप चेक करोगे आपके आंसर्स कितने सही हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। उससे पहले बेटा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं कि हम किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट नर्वसनेस वाली कोई बात नहीं है। इसका एक तरीका होता है, देखो अगर तो कोई स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन का मतलब ये है अगर मैं आपसे ये पूछूं जीएसटी किस ईयर में लॉन्च हुआ था, वो तो एग्जैक्टली आपको ईयर ही पता होना चाहिए, वो होता है बिल्कुल सीधा सीधा आंसर। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जिसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हैं वो मैच करते हैं उसी क्वेश्चन से, आपको केस स्टडी गिवन है, नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है, उन चारों में से आपको एक ऑप्शन सुटेबल चूज करना है, तो उसमें हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है मोस्टली आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना ऑब्जेक्टिव बेटा, उसमें एलिमिनेशन मेथड ही ऑप्ट होता है। हमने एक एक करके वो वाला ऑप्शन डिलीट करना है जो ऑप्शन हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता, और जो बचेगा वो हमारा अल्टीमेट आंसर होगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से अपने माइंड में बिठा लो कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। सो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात वो कर रहा है, आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट्स डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क ऑफ द मैनेजर। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव। अब देखो डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास होती है 3, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैं ये टिक जो है वो डिलीट कर देती हूँ ताकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग सही वाले क्वेश्चन को एनसर्कल कर सके। सो बात उसने की है ह्यूमन रिसोर्स की। किसकी बात कर रहा है वो? ह्यूमन रिसोर्स की। पहली लाइन में उसने बात की है ह्यूमन रिसोर्स, साथ में उसने उनको डिनोट किया है कि दे आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स। और वर्क किस काम की बात कर रहा है? गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल। इसका मतलब आप मैनेज ही सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को कर रहे हो। सो क्या आप उनके काम को मैनेज कर रहे हो? नो। आप ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हो? नो। यू आर मैनेजिंग द पीपल। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। कहां से पता लगेगा? आप क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हो, पहली बात उसने ह्यूमन रिसोर्स की है, फोकस उसने ह्यूमन को एज अ ग्रेटेस्ट एसेट कह के दिया है। फिर उसने इसको स्पेशली कॉमा में लिखा है गेटिंग द वर्क डन थ्रू देम, इट मींस यू आर मैनेजिंग द पीपल। सो द राइट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। द राइट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल activities of the managers are directed towards the end result. It is related to which feature of management? बेटा आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए, जब वो एम की बात कर रहा है इट मीन्स वो गोल की बात कर रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन में वो कह रहा है कि मैं एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूं, अगेन वो ऑब्जेक्टिव या गोल की या एम की बात कर रहा है। सो नीचे हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, वो कहता है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई। कॉन्टिन्यूअस मैनेजमेंट, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई। इनटेंजिबल है मैनेजमेंट, उसके रिगार्डिंग भी कोई स्पेशल कॉन्टेक्स्ट नहीं पेश किया गया, बट बार बार वो कह रहा है मैं एंड रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूं, तो इट मींस इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये आंसर क्यों सही है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों है। अगर आपके पास प्रॉपर रीजन रहेगा कि ये आंसर इसलिए इस क्वेश्चन पे सूट नहीं करता, तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। Next question you are having, Radhika is engaged in the manufacturing earthen coolers by using the environmental friendly method of production and which management objective is discussed. अच्छा, अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव है सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑल ऑफ द अबव, है ना।
तो राधिका मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही है, ये तो चलो हर ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट मेन कंटेक्स्ट क्या है? मेन कंटेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। और ये हमने किया था कि जब हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं। तो जब आप लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हो। सो इट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, इट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Ankita has started a new business of providing the organic vegetables and fruits. Although she is not having many competitors, but still she is trying to offer goods at minimum price so that she is able to survive in the market and make sure people with limited income can also afford her vegetables and fruits. State the two objectives she is trying to achieve. तो objectives हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। अब हम लोग इस केस स्टडी को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो सेंट्रल एलिमेंट है वो क्या है। She has started a new business of providing the organic मतलब healthy food, जिसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं होते। इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। सोशल कॉन्सेप्ट आ गया। Although she is not having many competitors, but she is trying to offer goods at minimum price. Second point, offering the goods at the minimum price means क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। एक तरह का ऑब्जेक्टिव हो गया ना, ये भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव सर्व कर रहा है। सो दैट शी इज एबल टू सर्वाइव। सर्वाइवल फटाफट आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। किसके रहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रहता है। तो तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी आ गया। सो ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा राइट आंसर हो गया। तो जब भी केस स्टडी सॉल्व करनी है हमने इस तरह से, चाहे वो एमसीक्यू है चाहे वो केस स्टडी है, कुछ भी है, हमने इस तरह से फोकस करना है कि वो किस बात के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है। इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर वन हैज, लॉयर की बात की जा रही है बेटा, फटाफट दिमाग में आना चाहिए कि मैनेजमेंट चैप्टर है, उसमें आर्ट, साइंस और प्रोफेशन की बात हुई थी। तो लॉयर तो एक तरह का प्रोफेशन है। वन हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल, बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन चलती हैं। तो कहता है ये प्रोफेशन का कौन सा फीचर? पहली बात उसने की लॉयर, इट मीन्स इट इज अ प्रोफेशन। दूसरा उसने बात की बार काउंसिल है, इट मीन्स प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो व्हाट इज द फीचर वी आर हैविंग? प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ द साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन विच इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन में भी प्रेजेंट है। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एथिकल कोड्स एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। लास्ट से शुरू करता है, एलिमिनेशन मेथड ऑप्ट करता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी तो हमने पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है ना, उसका एक ही तरीका हर जगह एक ही तरीके से अप्लाई नहीं होता। सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं जाती, सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं जाते। इसका मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। क्रॉस। एथिकल कोड्स, ये भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट की जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्क्राइब नहीं किए गए। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस है, क्रिएटिविटी है। प्रोफेशन में किसी तरह की क्रिएटिविटी नहीं है, साइंस में किसी तरह की क्रिएटिविटी नहीं है। इन्वेंशन जरूर है, प्रैक्टिस जरूर है, बट ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली साइंस, आर्ट, प्रोफेशन और मैनेजमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, ऐसा उसका कंडीशन है। बट ये सही नहीं है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चारों में सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं रहता। सो वी आर हैविंग सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज द राइट आंसर, क्योंकि आर्ट की भी अपनी नॉलेज है। अगर आप पेंटिंग की बात करो तो नंबर ऑफ पेंटिंग, काइंड्स ऑफ पेंटिंग, उसके लिए जो कलरिंग यूज होता है वो अपने आप में बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस का अपना एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रोफेशन में अगर आप लॉयर बन रहे हो, आप लॉज को स्टडी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ना, मतलब वो अपना एक नॉलेज है, अपना एक कॉन्टेक्स्ट है उसका। तो ये सारे फीचर्स जो है ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। अगर आप मैनेजमेंट का एक टॉपिक स्टडी कर रहे हो, इट मीन्स वो नॉलेज बॉडी है, तभी आप उसको स्टडी कर रहे हो। सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज द राइट आंसर। Next we are having, as a middle level of management, make sure that department has the necessary personnel and employees. So which level of management make sure that right number of workers are there and they are having good working conditions. अच्छा देखो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहा है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कहता है कि उनका काम होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं,
जितने हमें अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज चाहिए, वी आर हैविंग दैट। बट उन वर्कर्स के पास क्या अच्छी वर्किंग कंडीशंस हैं? तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने क्या स्टडी किया था? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि वर्किंग कंडीशंस को देखना लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। बेटा इसका दूसरा नाम है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। मैं बार बार कह रही हूं कि जब तक आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखोगे, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होगा। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, दीज आर सिनोनिम्स। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ हम जाना चाहते हैं। तो एक आइडिया माइंड में आता है कि आज मेरा ये प्रोफेशन है, इन फ्यूचर मैं अपने आप को इस प्लेस पे देखती हूँ, उसके लिए फिर मैं क्या करूंगी? प्लानिंग। सो राइट आंसर इज प्लानिंग। सो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इसका जो ब्रिज है वो प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरमेंट where the individual work effectively and efficiently for achievement of goal is known as। अब देखो, एक environment भी create किया जिसमें structure की बात आ गई, इंडिविजुअल वर्क में efficiently और effectively भी वर्क किया, ये थोड़ा रिपीट हो गया, इसको एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, और गोल भी अचीव किया। वैसे तो इसका सीधा सीधा आंसर पता लग रहा है कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करके अगर हम गोल्स को अचीव करते हैं तो वो मैनेजमेंट होती है। पर अब बाकी पॉइंट्स देखते हैं, बाकी क्यों नहीं आए। प्लान में ना हम देखते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट एंड व्हेन वी हैव टू डू। उसमें कोई क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट नहीं आता, गलत। कोऑर्डिनेशन में हम अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, बट डायरेक्शन मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स बनाए जाएंगे तो आप कोऑर्डिनेट करोगे ना काम करके। डेलीगेशन होता है आप अपनी पावर को अपने सबऑर्डिनेट को देते हो, ठीक है। जैसे मैंने अपनी पावर किसी और को दे दी कि तुम मेरे बिहाफ पे ये काम कर सकते हो, दैट इज डेलीगेशन, ठीक है। सो राइट आंसर इज मैनेजमेंट, क्योंकि ये तीनों का क्राइटेरिया जो है, तीनों की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल भी हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं करती। Next question we are having, when a worker achieves the target of production at a higher cost, he is 100 unit at higher cost, he is efficient, effective, both effective and efficient, या none of the above। अब देखो, वर्कर ने टारगेट अचीव किया 100 यूनिट्स का हायर कोस्ट पे। देखो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम कोस्ट, मिनिमम कोस्ट। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? विद इन टाइम। बेटा ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं नए नए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। याद रखना, एफिशिएंसी मींस कोस्ट, मिनिमम कोस्ट, मिनिमम कोस्ट। इफेक्टिव मींस टाइम पे काम होना। सो 100 यूनिट्स का टारगेट तो वो अचीव कर गया, इसका मतलब उसने अपना टाइम पे टारगेट अचीव किया। इफेक्टिव तो वो है पर उसने हायर कोस्ट में अचीव किया, इसका मतलब वो एफिशिएंट नहीं है। तो बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आंसर गलत है, एफिशिएंट गलत है, इफेक्टिव इज द राइट आंसर, इफेक्टिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, इट इज अ सिस्टमैटिक वर्किंग, इट इन्वॉल्व्स सिंगल एक्टिविटी। सिंगल एक्टिविटी नहीं होती क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब इसके फंक्शन है। सिस्टमैटिक वर्किंग ये है, सिस्टमैटिक है, बट इट इज नॉट अ काइंड ऑफ वर्किंग ना, क्योंकि वर्किंग तो किसी टास्क की होती है या किसी मशीन की होती है। अगर हम कहें सीरीज ऑफ स्टेप्स, तो हमने इसका प्रोसेस स्टडी किया, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फंक्शंस ही प्रोसेस होते हैं बेटा। मैनेजमेंट का जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही उसकी प्रोसेस है। सो इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई। मैनेजमेंट में ये नहीं होता कि मैं हूं, मैनेजमेंट में होता है हम की बात करता वो। इट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वी नॉट आई, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, आई का प्लूरल क्या है? वी। इट मीन्स इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे इंटेंजिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्टिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है, आई और वी कोई प्रोसेस भी नहीं है, तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सो राइट आंसर इज ग्रुप एक्टिविटी। Next is management works with the following objectives. Objective of profit maximization, sales and becoming the market leader, and one more option I am adding here,
दैट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, अगर आपका बिजनेस है, आप उसको मैनेज कर रहे हो, प्रॉफिट बढ़ाना चाहोगे, ऑब्वियसली यस। सेल्स बढ़ाना चाहोगे, ऑब्वियसली यस। मार्केट में लीड करना चाहोगे, यस। सो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स इज द राइट आंसर। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ गुड मैनेजर फोकसेस ऑन, गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है? प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैनेजमेंट करेगा फोकस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज उस पर भी करेगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम कह रहे हैं मैनेजमेंट की प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करता है, इसका मतलब हम एम्प्लॉइज को इग्नोर कर रहे हैं, क्रॉस। एम्प्लॉइज की प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करेगा तो मैनेजमेंट को इग्नोर करेगा, क्रॉस। प्रॉस्पेरिटी ऑन बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, यस, दिस इज द ट्रू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, मैनेजर्स अप्लाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय यूजिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यूज करके मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करती है। ये साइंस है, साइंस बेटा, साइंस कहती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो भी रिजिड वाला, कि यही रीजन है जिसकी वजह से हमेशा यही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। जब वो बात कर रहा है क्रिएटिविटी की, क्रिएटिविटी बेटा आर्ट का फीचर है, किसका फीचर है? आर्ट का। तो सीधी बात, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लियाजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। लियाजन वर्ड का मतलब होता है लिंक, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लिंक बनाना। ये आपको फंक्शन याद आ जाना चाहिए उसी टाइम कि लियाजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रोवाइडिंग द गुड वर्किंग कंडीशंस। ये हमने पहले भी एक केस स्टडी में किया जहां पे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने देखा कि जितने मुझे एम्प्लॉइज चाहिए वो मैंने एम्प्लॉय कर लिए हैं, उसके बाद में उनको सही वर्किंग कंडीशंस मिले। ये किसका काम है? हमने लास्ट भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किया है बेटा, एक प्रॉब्लम में किया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड ऑपरेशंस, मिडिल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड ऑपरेशंस ऑफ वर्कर डिपार्टमेंट, या नन ऑफ द अबव। देखो मिडिल लेवल है ना, मिडिल लेवल में होता है डिपार्टमेंटल हेड्स। क्या रहता है मिडिल लेवल में? डिपार्टमेंटल हेड्स। सो इसका मतलब ये वर्कर और डिपार्टमेंट दोनों पे फोकस करता है, हाँ। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। प्लान के अकॉर्डिंग तुम काम कर पा रहे हो, ये कौन से फंक्शन का काम है? कंट्रोलिंग। देखो जब आप प्लान करते हो ना बेटा, यहां पे एक चीज समझना, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, ऐसा कहा जाता है, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। तो जो मैंने प्लान आउट किया, क्या उसके अकॉर्डिंग वो चीज हुई है? इसका मतलब परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, चेक करना है कि जो मैं चाह रही थी वो हुआ है या नहीं हुआ। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है कंट्रोलिंग में। सर आंसर इज कंट्रोलिंग, सॉरी डायरेक्टिंग नहीं, आंसर इज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर परफॉर्मिंग एंड डीलिंग विद सिंगल फंक्शन। सिंगल फंक्शन के साथ हम कोऑर्डिनेशन क्या करेंगे? अगर मैं अकेला इंडिविजुअल हूं, मुझे जो काम करने हैं वो अकेले ही करने हैं, तो सिंगल फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं। उसमें कोऑर्डिनेट आप किस चीज को करोगे? मल्टीपल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए आप कोऑर्डिनेशन करोगे। सो राइट आंसर इज दिस। आगे उसने कहा परफॉर्मिंग और डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं आती, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से बड़ा ऑरा जो है वो मल्टीपल फंक्शंस का है। बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लेक्चर के कि जब भी ऐसे ऑप्शंस आए जो तीनों ही आपको सही लगे या चारों आपको सही लगे, तो आपने क्या अप्रोच यूज करनी है कि उसमें से कौन सा वाइडर है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट है, और किसमें बाकी तीन ऑप्शन जो है वो सबस्यूम हो रहे हैं। अब जैसे उसने सिंगल फंक्शन कहा बेटा, वो तो है ही नहीं, क्योंकि सिंगल चीज में आप क्या कोऑर्डिनेट करोगे। दूसरा उसने कहा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को कोऑर्डिनेट करना, ऑब्वियस है वो एक प्रोसेस है, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन में उसने कहा मल्टीपल फंक्शंस, तो बेटा एक फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग भी है, एक फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है, एक फंक्शन सेलिंग भी है, एक फंक्शन मार्केटिंग भी है, एडवर्टाइजिंग भी है। तो ये सारे फंक्शन में मैन्युफैक्चरिंग भी उसका पार्ट बन रहा है ना, इसका मतलब थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट में सबस्यूम हो रहा है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all the businessmen prefer children to do MBA and they join business. This is related to profession, क्योंकि MBA प्रोफेशन की तरफ बिल्डअप हो रहा है। किसकी तरफ बिल्डअप हो रहा है? प्रोफेशन की तरफ। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल द बिजनेस,
स्टार्टअप्स आपके इसमें आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आपके इसमें आती है, सेटअप ऑफ द बिजनेसेस आपके इसमें आते हैं, मैनेजमेंट भी इसी में आता है। सो जिस तरह से LLB लॉयर के लिए है, MBBS डॉक्टर के लिए है, तो जब आप MBA वर्ड सुनते हो दैट इज फॉर मैनेजमेंट, सो इट इज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट इज अंकिता इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। अगेन दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। ये तो आपको फटाफट पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स पे फोकस कर रही है, तो इट मींस इट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ प्रोफेशन, प्रोफेशन में एंटर करने के लिए एक एजुकेशनल डिग्री चाहिए। यस। स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। यस। रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होती है, थर्ड फीचर। तो ये प्रोफेशन का कौन सा फीचर है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ द नॉलेज, इट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि तीनों फीचर्स होंगे। देखो कोड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं की गई, प्रोफेशनल एसोसिएशन होगी, चाहिए, जरूरी चाहिए। सो उसने बोला प्रोफेशन में एंटर करने के लिए तुम्हें एक डिग्री चाहिए, डिग्री नहीं होगी आप एंटर नहीं कर सकते प्रोफेशन में। स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन नहीं होगा, एंटर नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो नहीं। तो ये फीचर, ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि जब उसने स्टार्टिंग में बोल दिया इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द प्रोफेशन, जब उसने स्टार्टिंग में बात एंटर इनटू द प्रोफेशन की कर दी, तो इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which level of management is concerned to coordinate the different activities according to the overall objectives। देखो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कोई राइट नहीं बनता ओवरऑल डिसीजन लेने का। सुपरवाइजरी तो वैसे ही नहीं ले सकता, क्योंकि उनका काम ही ऑपरेशनल लेवल पे होता है। सो आंसर इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका आंसर सीधा ही पता होता है, उसमें हमें एलिमिनेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बाकी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे ही कॉन्टेक्स्ट से पता लगता है कि ये वाला आंसर उसका होगा। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। जो आपको टास्क असाइन किया गया है, आप उसमें लीड, इन्फ्लुएंस या मोटिवेट कर रहे हो। तो लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, वर्ड ही पता लग रहा है, डायरेक्शन, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। सो वी आर हैविंग फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इज to exploit fully the growth potential of the organization, management is talking about which objective। किस ऑब्जेक्टिव के बारे में जब आप बात कर रहे हो? ग्रोथ के बारे में। फटाफट दिमाग में लाओ, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट? प्लानिंग इज द फंक्शन, स्टाफिंग इज द फंक्शन, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन, कोऑपरेटिंग इज नॉट द फंक्शन। बेटा एक बात याद रखना, कोऑपरेटिंग इज नॉट मैंडेटरी। एक चीज होती है कोऑर्डिनेशन, एक टॉपिक रहता है कोऑर्डिनेशन। एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना आपके लिए मैंडेटरी है, बट कोऑपरेट करना मैंडेटरी नहीं है। कोऑपरेट आपके लिए टोटल ऑप्शनल होता है, ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर मैटर करता है, आप किस पर्सन के साथ कोऑपरेट कर रहे हो। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस, बोथ आर्ट, साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, वेरी सिंपल। मैनेजमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? देखो प्रॉफिट हमें अर्न करना है, ग्रोथ के लिए फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आता है। पॉलिसी मेकिंग इज अ फंक्शन, पॉलिसी मेकिंग इज अ फंक्शन जो किसका सब पार्ट है? प्लानिंग का। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे ऑब्जेक्टिव सेशन इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और ऑल ऑफ द अबव। पॉलिसी फॉर्मुलेशन मैंने अभी कहा प्लानिंग पार्ट है, तो प्लान कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो द राइट आंसर इज दिस। सो दिस इज ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मैनेजमेंट टॉपिक। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर लेते हो तो इसमें जो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जो है, क्योंकि आपके पास जो है वो 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन कवर किया जाना है, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इसी में से रहेंगे। तो मेक श्योर आप ये मार्क्स जो है वो अपने इंश्योर कर लेते हो। और अगर आपको किसी तरह की कोई इशू रहता है, कोई क्वेरी है इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या मैनेजमेंट टॉपिक से रिलेटेड किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो मेक श्योर टू आस्क दैट क्वेरी in our telegram channel. Education World Commerce is our telegram channel. Make sure you ask the query related to the objective questions in that channel only. Thank you. Next lecture we are having of the case studies. Next lecture में हम case studies के ऊपर work करेंगे. I hope so. आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें. Thank you.